बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हमने जो हेमाटोलॉजी डिसऑर्डर्स है यूनिट 5 वो स्टार्ट किए थे। इसमें से हमने 9 डिजीज़ कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये डिज़ीज़ नंबर 10 जो कि होजकिन एंड नॉन होजकिन लिम्फोमा है उस पे है। होजकिन लिम्फोमा इसका पार्ट ए है और नॉन होजकिन इसका पार्ट बी है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम होजकिन लिम्फोमा को कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। और इससे पहले हमने जो भी वीडियो लेक्चर्स एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पे बनाए हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो लफ्ज़ है, एक होजकिन है और दूसरा लिम्फोमा है। तो होजकिन लिम्फोमा को समझने के लिए आपने पहले लिम्फोमा को समझना है। लिम्फोमा क्या है? ये जो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम है जो कि एक जर्म फाइटिंग सिस्टम है, जर्म्स की फ़ाइटिंग करती है। लिम्फेटिक सिस्टम जो कि हमारे बॉडी में मौजूद होती है। इस सिस्टम में अगर कोई कैंसर बन जाए तो इसको हम लिम्फोमा कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम की किसी भी कैंसर को हम लिम्फोमा कहते हैं। और इसके अलावा ये जो होजकिन लिम्फोमा का नाम दिया गया है तो एक डॉक्टर थे जिनका नाम थॉमस होजकिन था। उन्होंने 1832 में ये जो लिम्फोमा है यानी ये एक कैंसर है इसको फाइंड अप किया था, इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम उनके नाम से जुड़ा है। उन्होंने अपने नाम से जोड़ के इसका नाम होजकिन लिम्फोमा रखा है। और इसका इसी लेक्चर का जो दूसरा हमारा टॉपिक है यानी इसका पार्ट 2 है वो नॉन होजकिन लिम्फोमा है। अब ये दोनों होजकिन और नॉन होजकिन जो है ये उसी टाइम पता चले थे। ये डॉक्टर जो कि थॉमस होजकिन ने इसने पता लगाए थे, लेकिन इनमें फ़र्क ये होता है कि जो होजकिन लिम्फोमा है उसमें एक सर्टेन टाइप ऑफ सेल जिसे हम रीड स्टेनबर्ग सेल्स कहते हैं वो पाए जाते हैं, जबकि नॉन होजकिन लिम्फोमा बी लिम्फेटिक सिस्टम की कैंसर होती है, लेकिन इसमें ये जो रीड स्टेनबर्ग सेल्स है ये नहीं पाए जाते। जब इन दोनों की बायोप्सी की जाती है, होजकिन लिम्फोमा और नॉन होजकिन लिम्फोमा दोनों की जब बायोप्सी की जाती है तो जिस लिम्फोमा में अगर हमें रीड स्टेनबर्ग सेल मिल गए तो वो होजकिन लिम्फोमा कहलाएगी, और जिसमें रीड स्टेनबर्ग सेल्स जो है वो एब्सेंट हो वो नॉन होजकिन लिम्फोमा कहलाएगी। अब ये रीड स्टेनबर्ग सेल्स क्या होते हैं? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड एबनॉर्मल अनकोऑर्डिनेटेड सेल्स होते हैं जो कि होजकिन लिम्फोमा की जब बायोप्सी की जाती है तो वहाँ पे फाइंड होते हैं। ये जो होजकिन लिम्फोमा है स्टूडेंट्स ये मोर सीवियर होता है नॉन होजकिन से, और इसमें जो इसकी ग्रोथ और इसकी स्प्रेडिंग होती है वो फास्ट होती है नॉन होजकिन लिम्फोमा से। अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। Hodgkin disease and non-Hodgkin lymphoma, a cancer of the immune system, lymphatic system that is marked by the presence of a type of cell called Reed-Sternberg cell is called Hodgkin disease। ये एक कैंसर होता है इम्यून सिस्टम की यानी लिम्फेटिक सिस्टम की, जो कि इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, उसकी एक कैंसर होती है। इसको हम तब इसको फाइंड आउट करते हैं, इसको हम होजकिन डिजीज़ बोलते हैं, जब इसमें हमें रीड-स्टेनबर्ग सेल्स जो है वो फाइंड आउट हो। बट इफ़ the Reed-Sternberg cell is not present, the lymphoma is classified as non-Hodgkin lymphoma। अगर Reed-Sternberg cell ना हो तो उस लिम्फोमा को हम non-Hodgkin lymphoma कहेंगे। अब ये रीड-स्टेनबर्ग सेल क्या है? तो लिखा है दे आर लार्ज एबनॉर्मल लिम्फोसाइट। ये लार्ज एबनॉर्मल लिम्फोसाइट होते हैं। लिम्फोसाइट क्या होते हैं? टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल होते हैं, लेकिन ये जो रीड-स्टेनबर्ग है ये लार्ज होते हैं और एबनॉर्मल होते हैं, अनकोऑर्डिनेटेड होते हैं। डेट मे कंटेन मोर देन वन न्यूक्लियस। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं यानी इसमें मोर देन वन न्यूक्लियस होता है। रीड-स्टेनबर्ग सेल आर ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल कॉल्ड ए बी लिम्फोसाइट दैट हैज़ बिकम कैंसर।
कैंसरस। ये जो रीड स्टेनबर्ग सेल है ये लिम्फोसाइट WBCs के टाइप्स में से लिम्फोसाइट है और लिम्फोसाइट के टाइप्स में से बी लिम्फोसाइट्स है जो कि कैंसरस हो चुका है, यानी कैंसर में तब्दील हो चुका है। बी लिम्फोसाइट नॉर्मली मेक एंटीबॉडीज़ टू हेल्प फाइट इन्फेक्शन। ये जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये नॉर्मली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और इन्फेक्शंस को फाइट करते हैं, लेकिन जब ये कैंसरस बन जाते हैं तब इनको हम रीड स्टेनबर्ग सेल कहते हैं, जो कि अनकोऑर्डिनेटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड और अनबैलेंस एबनॉर्मल सेल्स होते हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की देख ले तो लिखा है कि द लिम्फेटिक सिस्टम इज़ ए सिस्टम ऑफ थिन ट्यूब एंड लिम्फ नोड्स दैट रन थ्रू आउट द बॉडी। लिम्फ नोड्स आर बीन शेप्ड ग्लैंड। अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये थिन ट्यूब्स और लिम्फ नोड्स का एक सिस्टम होता है, हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है। लिम्फ नोड्स जो है वो बीन शेप्ड में ग्लैंड्स होते हैं। द थिन ट्यूब्स आर कॉल्ड लिम्फ वेजल्स आर लिम्फेटिक वेजल्स। और ये जो थिन ट्यूब्स होते हैं इनको हम लिम्फ वेजल्स या लिम्फेटिक वेजल्स या फिर इनको लेक्टल्स भी कहा जाता है। टिश्यू फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ सर्कुलेट अराउंड द बॉडी इन दिस वेजल एंड फ्लोज थ्रू आउट द लिम्फ नोड्स। अब एक टिश्यू फ्लूइड जिसे हम लिम्फ कहते हैं वो इन वेजल्स के अंदर सर्कुलेट करता है और वो सर्कुलेट करके लिम्फ नोड्स से भी गुजरता है। The lymphatic system is an important part of our immune system. It plays a role in fighting bacteria and other infection and destroying old or abnormal cells such as cancer cell. ये जो lymphatic system है ये एक important system होता है और हमारे immune system का एक important part है। इसका role ये होता है कि ये बैक्टीरिया के साथ भी fighting करता है, उनके साथ मुकाबला करता है और दूसरे जो infections होते हैं और जो abnormal cell होते हैं जैसा कि कैंसर के सेल है उनके साथ भी फाइट करता है। There are two main type of lymphoma. They are called Hodgkin lymphoma and non-Hodgkin lymphoma. अब जब कैंसर हो जाती है लिम्फेटिक सिस्टम की तो उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक को हम Hodgkin और दूसरे को non-Hodgkin lymphoma कहते हैं। Hodgkin lymphoma was named after the doctor who was first recognized it. It used to be called Hodgkin disease. ये Hodgkin lymphoma मैंने आप लोगों को पहले से बताया कि एक डॉक्टर था थॉमस होजकिन, उन्होंने इसे सबसे पहली दफ़ा जब रिकॉग्नाइज किया था तो इस वजह से इसका नाम Hodgkin disease हुआ है। Hodgkin lymphomas have a particular appearance under a microscope. They contain cell called Reed Steinberg cell. Non-Hodgkin lymphomas look different under the microscope and do not contain Reed Steinberg cell. वही बात है कि Hodgkin lymphomas की एक particular appearance होती है माइक्रोस्कोप के अंदर, अगर हम देखें तो Reed Steinberg cell इसमें पाए जाते हैं और non-Hodgkin lymphoma जो है वो इससे अलग नज़र आता है, उसमें Reed Steinberg cells नहीं होते। Reed Steinberg cells are a type of white blood cell called B lymphocyte that has become cancerous. और ये जो मिस्टर रीड स्टेनबर्ग सेल है ये WBCs के टाइप्स में से लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट के टाइप्स में से बी लिम्फोसाइट है जो कि कैंसरस हो चुके हैं। बी लिम्फोसाइट नॉर्मली मेक एंटीबॉडीज़ टू हेल्प फाइट इन्फेक्शन। और ये बी लिम्फोसाइट जो है नॉर्मली इनका काम ये होता है कि ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जिनके थ्रू इन्फेक्शन को हम फाइट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कुछ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दिखाई गई है स्टूडेंट्स। कुछ जो टॉन्सिल्स वगैरह होते हैं ये सब लिम्फ नोड्स में आते हैं, ये आप लोगों को दिखाए गए हैं। नेक रीजन में लिम्फ नोड दिखाए गए हैं, पूरे बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी जो लिम्फ नोड्स फैले हुए हैं वो आप लोगों को दिखाया गया है। थाइमस ग्लैंड भी आप लोगों को दिखाई गई है यहाँ पे। और ये जो रीड स्टेनबर्ग सेल्स है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये एक नॉर्मल लिम्फोसाइट है और ये एक रीड स्टेनबर्ग यानी कैंसरस बी लिम्फोसाइट है। अब इसके स्टेजेस होते हैं स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है कि इसके 4 स्टेजेस होते हैं। जो होजकिन डिजीज़ होती है या होजकिन लिम्फोमा आपके है, इसके 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 क्या है? द कैंसर इज़ लिमिटेड टू 1 लिम्फ नोड रीजन आर ए सिंगल ऑर्गन। इसमें इस तरह होता है कि जो कैंसर है वो तो सिर्फ एक ही लिम्फ नोड में या सिर्फ एक ही ऑर्गन में होता है, इसको हम स्टेज 1 कहते हैं। स्टेज 2, इन दिस स्टेज द कैंसर इज़ इन 2 lymph node region are
कैंसर हैज़ इन्वेड वन ऑर्गन एंड द नियर बाई लिम्फ नोड्स। इसमें या अब जब वो ये जो फर्स्ट स्टेज है, सबसे पहला जो स्टेज है, इसमें या तो सिर्फ एक लिम्फ नोड में या सिर्फ एक ऑर्गन में कैंसर जो है वो महदूद होता है। जब वो कैंसर एक लिम्फ नोड से फैल के दो लिम्फ नोड में या एक लिम्फ नोड और नियर बाई ऑर्गन्स जो है एक ऑर्गन और नियर बाई लिम्फ नोड्स में फैल गया तो इसको हम स्टेज 2 बोलते हैं। बट द कैंसर इज स्टिल लिमिटेड टू ए सेक्शन ऑफ द बॉडी आइदर अबव और बिलो द डायफ्राम। लेकिन इसमें भी इस स्टेज 2 जो है इसमें भी बॉडी के सिर्फ एक ही सेक्शन में कैंसर जो है वो महदूद होता है, या डायफ्राम से ऊपर होता है या डायफ्राम से नीचे होता है। स्टेज 3 में क्या होता है? व्हेन द कैंसर मूव टू लिम्फ नोड अबव एंड बिलो द डायफ्राम इट कंसीडर स्टेज 3। अब जब ये कैंसर जो है डायफ्राम के अबव भी और बिलो भी दोनों एरिया में फैल जाए तो इसको हम स्टेज 3 बोलते हैं। कैंसर में बी इन द वन पोर्शन ऑफ टिश्यू आर एन ऑर्गन नियर द लिम्फ नोड ग्रुप आर इन द स्प्लीन। अब ये कैंसर जो है या तो एक पोर्शन टिश्यू के एक पोर्शन में होगा या एक ऑर्गन में और दूसरे लिम्फ नोड्स में फैला होगा या फिर स्प्लीन में भी फैल गया होगा। इस कंडीशन को हम स्टेज 3 बोलते हैं। स्टेज 4 कौन सी कंडीशन है? दिस इज़ द मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ होजकिन लिम्फोमा। कैंसर सेल्स आर इन सेवरल पोर्शन of one or more organ and tissue. Stage 4 lymphoma affect not only the lymph node but also other part of the body such as liver, lungs or bones. अब ये जो 4th स्टेज है ये एडवांस स्टेज होता है होजकिन लिम्फोमा का। इसमें जो कैंसर होता है वो मोर देन वन ऑर्गन्स, मोर देन वन टिश्यू में फैला होता है और लिम्फ नोड्स में भी फैल गया होता है। इसमें ये सिर्फ लिम्फ नोड्स को ही तक ही महदूद नहीं रहती बल्कि बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स जैसा कि लीवर है, लंग्स है, बोन्स है, उसमें भी फैल जाती है। इसको हम स्टेज 4 कहते हैं। आप अपने स्टूडेंट्स यहाँ पे MCQs के लिए ये बातें याद रखनी है कि जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें सिर्फ एक ऑर्गन या एक ही लिम्फ नोड में कैंसर महदूद होता है। सेकंड स्टेज में या एक ऑर्गन में और दूसरे जो लिम्फ नोड्स है उसमें फैला होता है, लेकिन फिर भी डायफ्राम के या तो अबव या तो बिलो होता है, दोनों साइड में नहीं होता। थर्ड स्टेज में डायफ्राम के अबव और बिलो दोनों साइड में अगर फैल गई तो इसको हम थर्ड स्टेज कहते हैं। और अगर लिम्फ नोड और लिम्फेटिक सिस्टम से हट के ये जो दूसरे ऑर्गन्स है, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, बोन्स हो गए, उस तक फैल गई तो इसको हम स्टेज 4 कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के जो स्टेज 1 है इसमें सिर्फ ये नेक रीजन पे मौजूद है। स्टेज 2 में फैल गया है लेकिन टू लिम्फ नोड्स में फैल गया है लेकिन अबाव द डायफ्राम है। और जो थर्ड स्टेज है इसमें अबाव और बिलो द डायफ्राम दोनों साइड में है। और फोर्थ स्टेज में लीवर में भी जो है इन्वॉल्वमेंट कर गई है और बोन्स में भी कर गई है। तो इस पिक्चर के थ्रू आप लोग MCQs के लिए पॉइंट जो है वो सही तरीके से याद आसानी से कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है होजकिन लिम्फोमा के लिए? तो लिखा है एज। होजकिन लिम्फोमा अकर मोस्ट ऑफन इन पीपल्स इन देयर 20 and 30s आर आफ्टर एज 55। ये जो एज है ये रिस्क फैक्टर है। 20 एज, 30s एज और जो आफ्टर 55 एज है ये मोस्ट जो है रिस्क एज है इस डिज़ीज़ के लिए। अब ये क्यों, इसका ये पता नहीं होता कि ये क्यों है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक वैल्यू है। जब देखा गया है तो 20 एज के पीपल में, 30 एज के पीपल में और अबाउ देन 55 एज के पीपल्स जो है उसमें कॉमन होती है, इसलिए ये रिस्क फैक्टर में डाला गया है। जेंडर, मोर मेन देन वुमेन गेट होजकिन लिम्फोमा। अब ये जेंडर के हिसाब से ज़्यादातर मेल्स में होता है, वुमेन्स में इतना नहीं होता जितना कि मेल्स में। ये भी स्टेटिस्टिक वैल्यू है कि देखा गया है तो ये मेल्स में ज़्यादा होता है और फीमेल्स में कम। इसकी रीज़न जो है वो मालूम नहीं है अभी तक।
Family history: if you have a brother or sister with Hodgkin lymphoma, you are at higher risk. Having an identical twin with Hodgkin lymphoma also raises your risk, but most people with this type of cancer do not have a family history of it. इसमें अगर ये जो Hodgkin lymphoma है ये फैमिलीज़ में यानी एज ए जेनेटिकली भी हेरिडिटी के तौर पर भी फैल सकती है। अगर ट्विंस हो, एक में हो दूसरा बी रिस्क पे है कि उसमें भी हो सकता है। अगर एक भाई में हो तो उसकी बहन या उसका दूसरा भाई जो है वो भी रिस्क पे है कि उसको भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर इसकी कोई जो फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड केसेस है इतने नहीं आते। ये इतना हेरिडिटरी फैलने वाला कैंसर नहीं है। एप्स्टीन बार वायरस है, वायरस के इन्फेक्शन है। वो लोग जिनको एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन है वो भी इस रिस्क पे है कि उनको हॉजकिन लिम्फोमा हो सकता है। अब लिखा है कि एप्स्टीन बार वायरस इज़ ए वायरस दैट काज मोनोन्यूक्लियसिस आल्सो नोन एज मोनो। एक कंडीशन होती है जिसे हम मोनोन्यूक्लियसिस कहते हैं। ये एक कंटेजियस इन्फेक्शन होता है जो कि हर्पीस वायरस के फैमिली में से ये जो एप्स्टीन बार वायरस है ये काज करता है। इसकी जो पेशेंट होते हैं वो एक्सट्रीम फैटीग में होते हैं, एक्सट्रीम फीवर में होते हैं और बॉडी एक्स उनको एक्सट्रीमली होती है। तो इस कंडीशन में जो लोग हैं वो इस रिस्क पे है, हाई रिस्क पे है कि उनको हॉजकिन लिम्फोमा हो सकता है। बट मेनी पीपल आर इन्फेक्टेड विद EBV यानी एप्स्टीन बार वायरस एंड फ्यू ऑफ देम गेट हॉजकिन लिम्फोमा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिन लोगों को एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन हो उनको लाजमी है कि हॉजकिन लिम्फोमा होगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन है लेकिन उनको हॉजकिन लिम्फोमा नहीं है। ये एप्स्टीन बार वायरस आप लोगों को यहाँ पे उसकी पिक्चर दिखाई गई है स्टूडेंट्स। HIV इन्फेक्शन जिनको एड्स हो वो इस रिस्क पे है कि उनको हॉजकिन लिम्फोमा भी हो सकती है। ज़ाहिरी सी बात है कि इम्यून सिस्टम जो है वो वीकन हो गया है तो उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर जो है वो एक्ट कर देते हैं। नीचे लिखा है इम्यून सिस्टम जब वीक हो जाता है, जिन पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है और ऐसे मेडिसिन जिन्होंने इस्तेमाल किए करते हो जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सके, तो इस टाइम वो रिस्क पे है कि उनको हॉजकिन लिम्फोमा हो सकता है। या ऐसे पीपल्स जो कि सर्टेन केमिकल्स या सर्टेन ड्रग्स को एक्सपोज हो, रेडिएशन को एक्सपोज हो, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, स्मोकिंग हो, तो इनकी वजह से भी हॉजकिन लिम्फोमा हो सकती है। चेंजेस इन जीन्स, अब इसकी काजेज़ क्या है स्टूडेंट्स? काजेज़ में चेंजेस इन जीन्स लिखा है। साइंटिस्ट हैव मेड ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ certain changes in the DNA can cause normal lymphocytes to become lymphoma cells. DNA is the chemical in our cells that make up our genes which control how our cell function. We look like our parent because they are the source of our DNA, but DNA affect more than just how we look. अब लिखा है स्टूडेंट्स के साइंटिस्ट इस बात के लिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए प्रोग्रेस में है कि DNA में जो सर्टेन चेंजेस है वो किस तरीके से आती है कि जो नॉर्मल लिम्फोसाइट्स है वो चेंज होके लिम्फोमा सेल्स बन जाते हैं। ये किस तरीके से होती है? DNA एक केमिकल होता है जो कि हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे जीन्स बनाता है और उन जीन्स के थ्रू हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कंट्रोल में होती है। किस तरीके से हमारे सेल फंक्शन करते हैं वो उस कंट्रोल में होते हैं। हम अपने पेरेंट्स के जैसे इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमारे सोर्स ऑफ DNA होते हैं। DNA हमें उन्हीं से मिला होता है, लेकिन हम जितना सोचते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा जो है DNA का हमारे बॉडी पे, हमारे बॉडी के सेल के फंक्शंस पे असर होता है। यानी इसमें ही चेंजेस आने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स जो है वो अराइज होते हैं। सम जीन कंट्रोल व्हेन सेल ग्रो, डिवाइड एंड डाई, बाज़ जीन्स ऐसे होते हैं जो कि सेल के ग्रोथ को, उसके डिवीजन को और उसके डेथ को कंट्रोल करते हैं। जीन्स दैट हेल्प सेल ग्रो, डिवाइड एंड स्टे एलिव आर कॉल्ड ऑन्कोजीन्स, और वो जीन जो कि सेल के ग्रोथ में, डिवाइड में और उसको स्टे एलिव रखने में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं क्योंकि उनमें चांसेस होता है कि आगे जाके उसमें जो है कैंसर डिवेलप हो सकती है, इसलिए उनको ऑन्कोजीन कहा जाता है। Genes that help keep cell division under control or make cell die at the right time are called tumor suppressor gene. अब वो जीन जो कि
सेल डिवीज़न को कंट्रोल में रखती है और इस बात को कंट्रोल में रखती है कि कब सेल को डाई करना है, कब इसको ख़त्म होना है। उनको हम कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब इनको जो कि सेल को ज़िंदा रखना चाहते हैं, उसकी डिवीज़न, उसकी ग्रोथ करना चाहते हैं, इनको ऑन्कोजीन कहा जाता है। और जो कि सेल के डेथ को, उसके डिवीज़न को कंट्रोल में रखते हैं, उनको ट्यूमर सप्रेसर जीन कहा जाता है। ये अपने MCQs के लिए याद रखनी है। Cancers can be caused by DNA mutation changes that turn on oncogene or turn off tumor suppressor gene। अब कैंसर कब अराइज होती है? कैंसर तब अराइज होती है जब DNA में कोई ऐसे म्यूटेशंस आ जाए, कोई ऐसे चेंजेस आ जाए जो कि या तो ऑन्कोजीन को टर्न ऑन रखे, उनको ऑफ होने ना दे। यानी जो ग्रोथ के लिए, जो सेल को अलाइव रखने के लिए जो जीन होते हैं, उनको ओपन रखे, उनको टर्न ऑन रखे, उनको ऑफ होने ना दे। इस वजह से कि वो अभी ऑफ नहीं हो रहे हैं तो कैंसर डेवलप हो सकता है। या अगर जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं उनको टर्न ऑफ कर दे, ऐसे कोई चेंजेस आ जाए। जब वो ऑफ है तो अभी कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, सेल को ये बताने वाला कि कब डाई करना है कोई नहीं है, तो इस वजह से कैंसर जो है वो अराइज हो सकते हैं। Some people inherit DNA mutations from a parent that increase their risk for some type of cancer। अब कुछ पीपल जो है वो DNA म्यूटेशंस जो है अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, जो कि उनको इस रिस्क पे डाल लेते हैं कि उनको आगे जाके कैंसर डेवलप हो। हैविंग ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा या लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा डज सीम टू इंक्रीज योर रिस्क ऑफ लिम्फोमा। यानी जिनको फैमिली हिस्ट्री में क्रोनिक लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा है, यानी उनको नॉन हॉजकिन या हॉजकिन लिम्फोमा है, तो ये उसके जो फैमिली मेंबर्स है, जो उसके आगे फैमिली मेंबर्स है, तो वो इस रिस्क पे है, उनको भी किसी ना किसी टाइप का लिम्फोमा हो सकता है। जीन चेंजेस रिलेटेड टू नॉन हॉजकिन लिम्फोमा आर यूजुअली एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ रदर देन बीइंग इनहेरिटेड। और जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, इसके लिए जो जीन में चेंजेस आते हैं वो ज़्यादातर इनहेरिटेड नहीं होते हैं, वो लाइफ के दौरान ही जो है एक बंदे के लाइफ के दौरान ही उसको एक्वायर होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कार्सिनोजेंस की वजह से। एक्वायर्ड जीन चेंजेस कैन रिजल्ट फ्राम एक्सपोजर टू रेडिएशन। देख के लिखा है कि जो एक्वायर्ड जीन चेंजेस है वो या तो रेडिएशन की एक्सपोजर की वजह से होते हैं, जो कैंसर काजिंग केमिकल्स है उनको अगर बंदा एक्सपोज हो जाए, इन्फेक्शंस को अगर बंदा एक्सपोज हो जाए, जैसे कि एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन है। बट ऑफन दीज चेंजेस अकर फॉर नो अपेरेंट रीज़न। लेकिन कभी कभार इनका कोई काज भी नहीं होता, ये डेवलप होते हैं। दे सीम्स टू हैपन मोर ऑफन एज वी एज, विच माइट हेल्प एक्सप्लेन वाई मोस्ट लिम्फोमास आर सीन इन ओल्डर पीपल। ये ज़्यादातर ऐसा होता है कि एज के साथ साथ डेवलप होते हैं। अब ये पता नहीं है कौन एक्सप्लेन कर सकता है कि एज के साथ क्यों डेवलप होते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जब एज जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है तो बॉडी की जो एबिलिटी थी फाइट करने की, ब्लड की प्रोडक्शन की, हर एक चीज़ की, वो कमज़ोर होती जाती है, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर जो है वो अटैक करना स्टार्ट कर लेती है। Some of the gene changes that lead to certain type of lymphoma are now known. For example, in follicular lymphoma, the cells often have an exchange of DNA known as translocation between chromosomes 14 and 18. अब कुछ जीन में चेंजेस जो कि जिनकी वजह से सर्टेन टाइप ऑफ लिम्फोमास जो है वो अराइज होती है, उनका पता लग गया है। उनमें से जो ये एक फोलिकुलर लिम्फोमा एक कैंसर है, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम की एक कैंसर होती है। ये तब अराइज होती है जब DNA में चेंजेस आते हैं, जिसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, कि क्रोमोसोम 14 और क्रोमोसोम नंबर 18 में जब चेंजेस आते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, विच टर्न ऑन BCL2 ऑन्कोजीन। अब ये क्या करता है, जो BCL2 ऑन्कोजीन है उसको टर्न ऑन करता है।
अब इसमें जो चेंजेस आ जाते हैं स्टूडेंट, जो क्रोमोसोम नंबर 14 और 18 में जो चेंजेस आ जाते हैं, इनकी ट्रांसलोकेशन हो जाती है। तो क्या होता है आगे जाके जो BCL2 यानी जो बी सेल लिम्फोमा 2 ऑन्कोजीन है, ये एक जीन होता है जो ग्रो करने के लिए, बी सेल्स को एलाइव रखने के लिए ये मौजूद होता है। अब ये जो है इसमें चेंजेस जब आ जाती है तो ये टर्न ऑन हो जाता है। अब ये ऑफ नहीं हो पाता, ये टर्न ऑन ही रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम्स आर लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ DNA इन ईच सेल्स। अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स का बता रहा है कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, लॉन्ग स्ट्रैंड होते हैं DNA की, हर एक सेल में होते हैं। अब ये जो BCL2 ऑन्कोजीन है, ये जब टर्न ऑन हो जाती है तो दिस ऑन्कोजीन स्टॉप द सेल फ्रॉम डाइंग एट द राइट टाइम। अब जो राइट टाइम में इस सेल की डेथ होनी थी, अब वो राइट टाइम में इस सेल की जो डेथ है वो स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। और जब ओवर प्रोडक्शन हो जाती है तो विच कैन लीड टू लिम्फोमा, इसकी वजह से लिम्फोमा हो जाती है। Scientists are learning much about the exact gene changes involved in the different type of non-Hodgkin lymphoma. This information is being used to develop more accurate tests to detect and classify certain type of lymphoma. Hopefully, these discoveries can be used to develop a treatment as well. अब जो non-Hodgkin lymphoma है उसके लिए जो exact changes उसके genes में आते हैं, उन पे काम अभी जो है कंटिन्यू है। जब ये काम ख़त्म हो जाएगी तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इसके जो रिज़ल्ट्स होंगे, जो एक्यूरेट टेस्ट्स वगैरह होंगे इसको डिटेक्ट करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए, तो वो इसके ट्रीटमेंट, इसके लिए कोई शायद न्यू ट्रीटमेंट जो है वो डेवलप कर सके, इसमें कोई डिस्कवरीज जो है वो होपफुली हो सकते हैं। While researchers are beginning to understand some of the gene changes that can lead to non-Hodgkin lymphoma, they still do not know why many of these gene changes develop, especially in people with no apparent risk factor. अब researchers जो है वो इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक ये पता नहीं है कि क्यों इस किस्म के चेंजेस जो है वो जीन्स में आ जाते हैं, स्पेशली उन पीपल में जो किसी रिस्क फैक्टर पे नहीं होते, और उनमें भी ये चेंजेस आते हैं। तो ये क्यों आते हैं वो इसके जो है इसको सर्च करने और इसके स्टडी में अभी कंटिन्यू है। चेंजेस इन द इम्यून सिस्टम। Lymphocytes, the cell from which lymphomas start, are immune cells। अब हमें पता है कि जो lymphocyte जिनमें lymphomas जिनसे स्टार्ट होती है, जिनके ओवर डिवीजन से lymphomas स्टार्ट होती है, वे immune system के cells है। So it's not surprising that changes in the immune system seems to play an important role in many cases of lymphoma। तो ये हो सकता है कि immune system में मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस आ जाए और इनकी वजह से लिम्फोमा जो है वो बन जाए। तो ये भी हो सकता है कि इम्यून सिस्टम में मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस की वजह से भी लिम्फोमा बन सकती है। People with immune deficiencies due to inherited condition, treatment with certain drugs, organ transplant or HIV infection have a much higher chance of developing lymphoma than people without a weakened immune system। वो people जिनके immune system weak है, या तो कोई drugs यूज़ करने की वजह से, या कोई transplant की वजह से, या HIV infection या दूसरे viral infections की वजह से, तो वो higher risk पे होते हैं कि उनको Hodgkin या non-Hodgkin lymphoma हो बनिस्बत उन लोगों के जिनके स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है। People with certain autoimmune disease where immune system constantly attack a certain part of the body have an increased risk of lymphoma। अब वो लोग जिनको autoimmune disease है, यानी immune system बॉडी के किसी एक पार्ट पे जो है constantly अटैक कर रहा है, तो ऐसे लोग भी हाई रिस्क पे होते हैं कि जिनको lymphoma डेवलप हो। People with certain chronic infection are also at risk, probably because of the immune system is constantly making new lymphocyte to fight the infection, which increases the chance of mistake in their DNA।
अब वो पीपल जिनको क्रोनिक इन्फेक्शन हो वो भी इस रिस्क पे है कि उनको भी लिम्फोमा हो सकती है। क्योंकि वो बार बार इन्फेक्शन को से फ़ाइट करने के लिए, इन्फेक्शन को फ़ाइट करने के लिए न्यू लिम्फोसाइट्स जो है वो कांस्टेंटली बना रहे होते हैं। तो इसमें उनके जो जीन्स है उनमें जो डीएनए में मिस्टेक्स होती है, उस मिस्टेक्स के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि बार बार जो है वो लिम्फोसाइट्स बनते जा रहे हैं क्रोनिक इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। तो इस वजह से मिस्टेक हो सकती है और लिम्फोमा अराइज हो सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकती है स्टूडेंट्स? पेनलेस स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स इन योर नेक, आर्मपिट और ग्रोइन। आर्मपिट में, ग्रोइन में, नेक में पेनलेस स्वेलिंग हो सकती है, यानी पेन नहीं होती, जस्ट स्वेलिंग होती है। परसिस्टेंट फैटीग होता है, यानी ऐसी थकावट कि वो उससे जान छूटने का नाम ही नहीं लेता, बस थकावट हमेशा से रहती है। फीवर होता है, नाइट स्वेटिंग हो सकती है, अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो सकती है, यानी जल्दी से। सीवियर इचिंग हो सकती है, यानी स्किन इन्वॉल्वमेंट होती है। इस वजह से इंक्रीज सेंसिटिविटी टू द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल और पेन इन योर लिम्फ नोड आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल, या अल्कोहल की जो इफ़ेक्ट है उसके लिए सेंसिटिविटी बॉडी शो कर सकती है। या जब अल्कोहल लोग ड्रिंक करते हैं, उन लोगों को जिनको लिम्फोमा हो तो उनके लिम्फ नोड्स में पेन राइज होती है, तो ये भी एक सिम्टम है। कफ होती है, ट्रबल ब्रीथिंग होती है, यानी ब्रीथ करने में तकलीफ़ होती है, चेस्ट पेन होता है। कॉम्प्लिकेशंस अगर हम देखें तो इम्यून सिस्टम की वीकनेस है कि इम्यून सिस्टम जो है वो वीकन हो जाता है। जिन लोगों को हॉजकिन लिम्फोमा या नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है, तो इसकी कॉमन कॉम्प्लिकेशन ये है कि उनको इम्यून सिस्टम जो है उनका बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। इसके अलावा वैक्सीनेशन करनी पड़ती है उन लोगों को जिनका इम्यून सिस्टम इस तरह से अगर वीक हो जाए। अगर वैक्सीनेशन ना करे तो मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्प्लिकेशंस जो है इससे अराइज हो सकते हैं, सीवियर काइंड ऑफ इन्फेक्शंस वगैरह। इनफर्टिलिटी हो सकती है, सेकेंडरी कैंसर से राइज हो सकते हैं, यानी एक कैंसर है दूसरा किसी और कैंसर ने अटैक किया तो वो सेकेंडरी कैंसर कहलाता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है या पेरेंकाइमल लीजन हो सकती है। जो लंग के पेरेंकाइमल टिश्यू होते हैं, जो फंक्शनल टिश्यू होते हैं, उनमें लीजन बन सकती है, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम राइज हो सकते हैं। साइटोपिनियासिस हो सकते हैं, यानी साइटोपिनियाज यानी जो जितने भी सेल्स है उनकी कमी हो जाती है, न्यूट्रोफिल्स की कमी हो जाती है, एनीमिया हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, क्योंकि ये क्या होता है बोन मेरो में इन्फिल्ट्रेशन कर जाता है, यानी बोन मेरो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। बोन मेरो तक जब फैल जाती है तो मुख्तलिफ़ किस्म के साइटोपिनियाज जो है वो राइज हो सकते हैं। ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया है, इम्यून सिस्टम अपने ही ब्लड की लाइसिस जो है वो स्टार्ट कर लेती है। लिम्फोडेनोपैथी है, लिम्फ नोड की साइज़, उनकी कंसिस्टेंसी में एबनॉर्मेलिटीज़ आते हैं। डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, DIC जिसे हमने पढ़ा है आगे, DIC डिजीज़ नंबर 3 इसमें, वो इसकी वजह से हो सकती है। सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम हो सकती है। स्टूडेंट्स, ये जो सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम है ये एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है जिसमें जो सुपीरियर वेना केवा को जो ब्लड फ्लो होती है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है। ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया और इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी काज हो सकती है, यानी हॉजकिन लिम्फोमा या नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को ट्रीट करने के लिए जो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी करते हैं तो उस कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की वजह से इनफर्टिलिटी काज हो सकती है। ल्यूकीमिया जो है ल्यूकीमिया मज़ीद फैल सकती है। ल्यूकीमिया होने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे हॉजकिन लिम्फोमा हो या नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हो तो उस पेशेंट को ये चांसेस भी है कि उसको ल्यूकीमिया भी हो। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ अराइज हो सकते हैं। डायग्नोसिस इसकी किस तरीके से करेंगे? डायग्नोसिस के लिए लिम्फ नोड की बायोप्सी कर सकते हैं, यानी लेबॉरेटरी टेस्टिंग अगर करे लिम्फ नोड से पार्ट जो है वो रिमूव करके फ़िज़िकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिसमें डॉक्टर जो है स्वालो हुए लिम्फ नोड्स को देखता है, जिसमें नेक में, अंडर आर्म, ग्रोइन में और स्प्लीन और लीवर उनकी स्वाल्विंग भी देखता है। ब्लड टेस्ट होती है जिसमें ब्लड सैंपल जो है वो
मुख्तलिफ़ किस्म के लेबार्ट्रीज़ को भेजा जाता है, वहाँ पे एग्जामिन होता है और उससे पता चल जाता है कि अगर कोई कैंसर वगैरह है तो उस टेस्ट से मालूम हो जाती है। इमेजिंग टेस्ट होता है जिसमें डॉक्टर जो है एक्सरे, सिटी स्कैन या पोसिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ये भी एक टेस्ट होती है। इनको इन एक्सरेज के थ्रू जो है इमेजिंग टेस्ट के थ्रू भी डायग्नोसिस हो सकती है। लिम्फ नोड को रिमूव किया जाता है टेस्ट करने के लिए। लिम्फ नोड जो है वो उसको रिमूव करके उसमें देखते हैं कि रीड स्टर्नबर्ग सेल जो है वो मौजूद है या नहीं। अगर है तो इसको क्लासिफाई करते हैं हॉजकिन लिम्फोमा में, और अगर नहीं है तो इसको क्लासिफाई करते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में। बोन मेरो सैंपल जो है वो लिया जाता है और उससे भी टेस्ट किया जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के लिम्फोमास का हमने पढ़ा कि मुख्तलिफ़ किस्म के लिम्फोमास जो होते हैं उनका ब्लड टेस्ट से पता नहीं चलता, तो इस वजह से बोन मेरो से सैंपल लिया जाता है और फिर उसमें देखा जाता है कि उसमें जो सेल्स है बोन मेरो में वो कौन कौन से सेल्स मौजूद है, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो है उसमें है या नहीं, इनका पता लगाया जाता है ताकि हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की क्लासिफिकेशन हो सके। प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम अगर किसी का हो तो उसमें प्रिवेंट है यानी प्रिवेंशन हो सकती है। स्मोकिंग को क्वाइट करके कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्मल्डिहाइड, पेस्टिसाइड जो कार्सिनोजेंस है, इनके साथ जो एक्सपोजर है उसको अवॉइड कर सकते हैं। हेल्थी बॉडी वेट जो एक बंदा रखता है तो वो प्रिवेंट कर सकता है इस किस्म के कैंसर्स जो हैं, क्योंकि बॉडी वेट की वजह से भी मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स डेवलप हो सकते हैं। फॉलो ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी गाइडलाइंस, जो ऑक्यूपेशन के वक्त यानी ऐसे लोग जिनको पेस्टिसाइड्स वगैरह उसका एक्सपोजर होता है उनके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, तो वो वहाँ पे जो सेफ्टी गाइडलाइंस होते हैं उनको सही तरीके से फॉलो करे तो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फाइंड आउट इफ़ यू आर एट हाई रिस्क फॉर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, अगर पहले से ही अपना मुआयना किया जाए तो जो रिस्क फैक्टर है उनका पता चल सकता है, और रिस्क फैक्टर को जब ट्रीट किया जाए, उन फैक्टर्स को अवॉइड किया जाए तो फिर इनसे बचा जा सकता है। और कैंसर को रिड्यूस करने के लिए जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो वो अगर बंदे को हासिल हो तो वो प्रिवेंट कर सकता है। इसके अलावा ऐसा डाइट जिसमें मीट, सैचुरेटेड फैट, डेयरी प्रोडक्ट, एग्स और लो इन फाइबर फ्रूट, वेजिटेबल्स जो है जिसमें मीट की इंटेक हाई है, सैचुरेटेड फैट की इंटेक हाई है, डेयरी प्रोडक्ट्स हाईली बंदा यूज़ कर रहा है, एग्स हाईली यूज़ कर रहा है, और फाइबर जो है उसकी यूज़ जो है वो लो है, फ्रूट्स की यूज़ नहीं है, वेजिटेबल्स कम यूज़ कर रहा है। तो ऐसे डाइट को अगर प्रिवेंट किया जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर से बचा जा सकता है। अब ट्रीटमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो ट्रीटमेंट आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी होती है। कीमोथेरेपी फॉर हॉजकिन लिम्फोमा ऑफन कंसिस्ट ऑफ टेकिंग सेवरल ड्रग्स टुगेदर इन ए सेट रिजिमेन। जो कीमोथेरेपी होती है हॉजकिन लिम्फोमा के लिए उसमें सेवरल ड्रग्स जो है उसका एक सेट रिजिमेन होता है जो कि यूज़ किए जाते हैं। इम्यूनोथेरेपी की जाती है। इम्यूनोथेरेपी ड्रग एंड ट्रीटमेंट आर डिज़ाइन टू हेल्प स्टिमुलेट द immune system or to help immune cells better identify and attack cancer cells। इम्यूनोथेरेपी इस तरीके से की जाती है कि इम्यून सिस्टम जो है या तो उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसके सेल्स को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया जाता है, या तो इम्यून सिस्टम के सेल्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है, उनकी इस तरीके से हेल्प की जाती है कि वो बेटरली कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई कर सके और उन पर अटैक कर सके। कीमोथेरेपी की यहाँ पे पेशेंट जो कीमोथेरेपी ले रहा है, कीमोथेरेपी रिसीव कर रहा है, वो आप लोगों को दिखाई गई है स्टूडेंट्स के। ये जो सेंटर वाला पेशेंट है इसमें कीमोथेरेपी इसकी हो रही है, और ये जो पेशेंट है, पेशेंट स्टेम सेल्स जो है वो रिसीव कर रहा है। सेंट्रल वेन के थ्रू इसको स्टेम सेल्स जो है वो इंसर्ट किए जा रहे हैं, और ये डोनर है जो कि स्टेम सेल जो है वो डोनेट कर रही है। अब
रेडियोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी भी की जा सकती है। मे बी यूज टू डिस्ट्रॉय लिम्फोमा सेल्स टू प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड आर टू रिलीव पेन और डिस्कम्फर्ट काज बाय इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन और स्वॉल्वन लिम्फ नोड्स। अब कीमोथेरेपी इसलिए भी की जा सकती है ताकि लिम्फोमा सेल्स जो है उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके, उनको स्प्रेड होने से रोका जा सके, या जो पेन या डिस्कम्फर्ट होती है स्प्लीन और स्वॉल्वन लिम्फ नोड्स की वजह से उसको रिलीव करने के लिए भी रेडिएशन थेरेपी की जाती है। फॉर होजकिन लिम्फोमा पेशेंट रेडिएशन ट्रीटमेंट आर कॉमनली डायरेक्टेड एट द लिम्फ नोड्स इन द नेक, चेस्ट, अंडर आर्म, एब्डोमेन, स्प्लीन, पेल्विक और ग्रोइन। इन एरियाज़ में जो लिम्फ नोड्स होते हैं कॉमनली रेडिएशन थेरेपी इनकी की जाती है। Stem cell transplant. This procedure may be an option for patient with Hodgkin lymphoma that replaced or refractory अनरिस्पॉन्सिव टू प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब ये जो जितने भी प्राइमरी ट्रीटमेंट्स हैं जिनमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इनके लिए अगर कोई पेशेंट जो है वो अनरिस्पॉन्सिव है यानी ठीक नहीं हो रहा तो उसकी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो है वो की जा सकती है। ये वही ट्रीटमेंट दिखाए गए हैं स्टूडेंट की, कीमोथेरेपी है और इसके अलावा वाचफुल वेटिंग है। यानी वाचफुल वेटिंग का मतलब ये है कि इफ़ योर लिम्फोमा इज स्लो ग्रोविंग एंड नॉट काजिंग एनी सिम्टम्स यू विल कंटिन्यू टू लिव योर लाइफ एज यूजुअल वाइल योर डॉक्टर कीप ए क्लोज आई ऑन योर प्रोग्रेस। अब ऐसी अगर किसी पेशेंट को इस तरह भी होता है कि लिम्फोमा हो और वो बहुत स्लो ग्रोविंग हो यानी कोई सिम्टम्स काज नहीं कर रहा, तो आप अपनी जो लाइफ है वो कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी जो है कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह के। तो इस वजह से डॉक्टर जो है वो एक क्लोज आई रखता है उस पेशेंट के प्रोग्रेस पे, लेकिन उसके लिए कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करता क्योंकि ये बहुत स्लोली ग्रोविंग है। तो इस वजह से इसके अलावा कीमोथेरेपी की जाती है, टारगेटेड थेरेपी की जाती है जिसमें इम्यूनोथेरेपी की जाती है। सेल्स को इंजीनियरिंग के थ्रू इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप किया जाता है। ऐसे सेल्स बनाए जाते हैं जो कि जाके वो कैंसर सेल्स जो है उनको डिटेक्ट करके उनको एरेडिकेट करते हैं। एक्सटर्नली रेडिएशन यानी रेडिएशन थेरेपी की जाती है। अब अल्टरनेटिव मेडिकेशंस है, यानी कुछ अल्टरनेटिव्स है जिनके थ्रू पेन वगैरह जो है उनको रिड्यूस किया जा सकता है। एक्यूपंक्चर है, एक्यूपंक्चर एक ऐसी प्रोसीजर होती है स्टूडेंट्स के, इसके थ्रू क्या किया जाता है, कुछ पेन जो है उसको मैनेज करने के लिए एक्यूपंक्चर किया जाता है यानी ब्लड जो है वो निकाला जाता है, ब्लड को रिमूव किया जाता है। एरोमेथेरेपी है, ये जो एरोमेथेरेपी है स्टूडेंट्स ये एक हीलिंग ट्रीटमेंट होता है जिसमें नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं उनके थ्रू जो है हेल्थ और वेल बीइंग की कोशिश करते हैं। यानी इसको ऑयल थेरेपी भी कहते हैं। ऑयल थेरेपी भी इसको कहा जाता है कि कुछ प्लांट जो है उससे कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं नेचुरल प्लांट से और उनके थ्रू जो है वो पेशेंट को मैसेज यानी वगैरह कुछ किया जाता है और कुछ पेन जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। मसाज कर सकते हैं, मेडिकेशन दे सकते हैं यानी पेन किलर्स वगैरह, रिलैक्सेशन टेक्निक्स कर सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह हो जिनके थ्रू पेशेंट को कुछ आराम मिल सके, कुछ कंफर्ट मिल सके। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में जब हम असेसमेंट करेंगे, हम नर्सेस जब असेसमेंट करेंगे तो उसमें हम फैटीग जो है वो फैटीग को असेस करेंगे, फीवर को करेंगे, चिल्स हम देखेंगे कि चिल्स हो रहे हैं या नहीं, नाइट स्वीटिंग हो रही है या नहीं, लिम्फ नोड्स की पेनलेस स्वेलिंग है या नहीं, कि वो अगर है तो यूनिलेटरल है या बाईलेटरल है, इस तरीके से देखेंगे। प्रोराइटिस है कि नहीं यानी कोई ईची स्किन तो नहीं है, वेट लॉस तो नहीं है, वेराइटीज़ ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं जिसमें लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो वो हम देखते हैं, सुपीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह देखते हैं, हेपेटिक फंक्शन टेस्ट हम करते हैं उनको हम देखते हैं, बोन की इन्वॉल्वमेंट देखते हैं और अदर स्ट्रक्चर्स की इन्वॉल्विंग एसेस करते हैं। डायग्नोस्टिक एवेलुएशन में जो लिम्फ नोड्स बायोप्सीज के जो रिज़ल्ट्स है वो हम मॉनिटर करते हैं और जो
जो कंप्लीट ब्लड काउंट के रिज़ल्ट्स है वो हम देखते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई के जो जितने भी रिज़ल्ट्स है वो हम चेक करते हैं। लिम्फ अगर एंजियोग्राफी की गई हो जिसमें लिम्फ नोड्स की कोई साइज़ वगैरह बताई गई हो तो वो हम देखते हैं। सीटी स्कैन से जो भी सीन किया गया है वो रिपोर्ट्स हम चेक करते हैं। इसके अलावा लीवर फंक्शन टेस्ट और बायोप्सी के जो रिज़ल्ट्स है उनको भी देखते हैं। गैलियम 67 डिटेक्ट एरियाज़ ऑफ एक्टिव डिजीज़, डिटरमिन एग्रेसिवनेस ऑफ डिजीज़। ये जो गैलियम 67 है इसके थ्रू, गैलियम 67 के थ्रू क्या किया जाता है, जो डिज़ीज़ की एक्टिव साइड है वो डिटेक्ट होती है और इसकी जो एग्रेसिवनेस है कि किस तरीके से ये एग्रेस यानी ये फैल रहा है तो उसको देखा जाता है, वो भी हम मॉनिटर करते हैं। अगर कोई सर्जिकल स्टेजिंग है यानी लेप्रोटोमी या स्प्लेनेक्टोमी कोई की गई है या लीवर बायोप्सी या मल्टीपल लिम्फ नोड बायोप्सीज़ तो उन सब के रिज़ल्ट्स जो है वो हम देखते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस क्या है इसके लिए, तो लिखा है कीमोथेरेपी में बी यूज्ड इन कम्बिनेशन विद रेडिएशन थेरेपी। कीमोथेरेपी के साथ रेडिएशन थेरेपी दोनों कम्बिनेशन फॉर्म में किए जा सकते हैं। इनिशियल ट्रीटमेंट जो है वो बिगिन होती है 4 ड्रग रिजिमेंट्स है जिसको हम MOPP कहते हैं, यानी M फॉर मस्टार्गिन और O फॉर ओनकेविन और P फॉर प्रोकार्बेजिन और प्रेडनिसोन। ये एक कम्बिनेशन थेरेपी होता है। मोप थेरेपी जिसे हम कहते हैं जिसमें 4 ड्रग्स, इनमें मस्टार्जिन शामिल है, ओनकोविन शामिल है, प्रोकार्बेजिन शामिल है और प्रेडनिसोन शामिल है। ये कम्बिनेशन फॉर्म में देते हैं। कीमोथेरेपी की फर्स्ट ऑप्शन होती है 3 or 4 drug may be given in intermittent or cyclical course with periods of treatment to allow recovery from toxicities। इसमें इस तरह किया जाता है कि ड्रग्स जो है कुछ वक्फे बाद कुछ साइक्लिकल कोर्सेज़ के तौर पे दिए जाते हैं क्योंकि इसके टॉक्सिसिटीज़ भी बहुत हाई टॉक्सिसिटीज़ होते हैं, तो इस वजह से उन टॉक्सिसिटीज़ के रिकवर होने के लिए वक्त छोड़ के फिर दोबारा दिए जाते हैं, यानी इनमें कुछ दिन छोड़ के ये ड्रग्स जो है एडमिनिस्टर किए जाते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या कर सकते हैं, तो लिखा है कि स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रेडिएशन से स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए रबिंग और पाउडर और ऐसे डिटोरियंट्स, ऐसे जो लोशंस वगैरह ऑइंटमेंट्स है जिनकी वजह से इची स्किन हो या स्किन को कोई डिस्टर्बेंस हो तो उसको हम अवॉइड करेंगे। हम पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि जो माइल्ड सोप यूज़ करे और अपने स्किन को क्लीन और ड्राई रखे। हम इंकरेज करेंगे पेशेंट को कि लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने क्योंकि उसके स्किन को प्रोटेक्ट करना है। टाइट क्लोथ्स जो है वो स्किन को जो स्किन में इची स्किन वगैरह स्किन रैशेस काज कर सकते हैं। और टेम्परेचर के एक्सट्रीम से हम पेशेंट को कहेंगे कि टेम्परेचर के जो एक्सट्रीम्स है बहुत ही कोल्ड या बहुत ही हॉट टेम्परेचर तो उसको अवॉइड करें। अपने ओरल और जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोजा मेम्ब्रेन है उसकी प्रोटेक्शन करे और फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स जो है वो ले और इसमें ब्लेंड और सॉफ्ट डाइट जो है माइल्ड टेम्परेचर के साथ वो यूज़ करें। हम पेशेंट को टीच करेंगे कि जो इरिटेंट्स है जैसे कि अल्कोहल, टोबैको, स्पाइसी फूड्स और एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड फूड्स इनको अवॉइड करें। हम उसको पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे और टीच करेंगे कि किस तरीके से पेशेंट पेन मेडिकेशंस जो है या एंटीमेटिक मेडिकेशंस जो है वो बिफ़ोर ईटिंग या ड्रिंकिंग किस तरीके से यूज़ करना है। पहले हम एडमिनिस्टर करेंगे फिर पेशेंट को ख़ुद बताएंगे। उसको माउथ केयर करने की इंकरेज करेंगे कि टूथब्रश जो है यानी कि किस तरीके से टूथब्रश करनी है, सॉफ्ट टूथब्रश के थ्रू करनी है और माउथ में जो है वाटर रिंस जो है वो भी हल्के से करना है वो हम बताएंगे। हम पेशेंट को बताएंगे कि जो अल्सर्स, प्लेक्स या जो भी डिस्चार्ज कोई हो तो उसको एसेस करे और उसके अलावा कोई सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन हो तो उसका बताए, उसको जो है अपने जो प्रैक्टिशनर है उसके साथ डिस्कस करे। डायरिया अगर हो तो उसके लिए ऐसे डाइट यूज़ करे जो कि डायरिया काज ना करे और
उसके साथ एंटी डायरियल जो कि ऑर्डर्ड हो फिजिशियन की तरफ से वो एडमिनिस्टर करेंगे और पेशेंट को टीच करेंगे। पेशेंट को इन्फेक्शन के रिस्क के बारे में हम ट्रीट करेंगे और उसको मॉनिटर करेंगे कि किस तरीके से उन्हें अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना है। इसके अलावा रेडियोथेरेपी की वजह से जो स्टेरिलिटी होती है, स्टेराइल होता है बंदा, उसका हम पेशेंट को बताएंगे, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हो तो डिस्चार्ज करते वक्त प्लानिंग किस तरह करेंगे कि स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल जो है उसको अवॉइड करनी है, हैंड वाशिंग करनी है, फूड्स को वॉश करना है, इम्यूनाइज्ड होना है यानी वैक्सीनेशन वगैरह लगवानी है, क्राउड्स और ट्रीटमेंट के दौरान क्राउड्स जो है उनको अवॉइड करना है। ऑन्कोलॉजिस्ट जिस ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले हैं उन्होंने जिस टाइम वापस बुलाया है तो उसी टाइम उसे दोबारा मिलना है, हेल्थी ईट करना है, एक्सरसाइज करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये हॉजकिन डिज़ीज़ थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है, उसके रेफरेंस है। अगर आप लोगों ने डिटेल से स्टडी करनी है तो इन रेफरेंस के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो हम कमेंट सेक्शन में डाल लें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब इसका पार्ट बी यानी नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।